नमस्कार दोस्तों, गौरव दीक्षित स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बरमूडा ट्रायंगल पे आधारित होगी। ये बरमूडा ट्रायंगल दरअसल इंटरनेट पे या हम कहें तमाम और प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले तमाम स्टोरी में से एक है। तो आज की कहानी हमारी इसी बरमूडा ट्रायंगल पे ही आधारित होगी। बरमूडा ट्रायंगल की रहस्य को हम आपको बताना चाहेंगे और बताने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी रिसर्च जो है वो बरमूडा ट्रायंगल पे कई एंगल्स पे हुई थी और उनके बिहाफ पे हमने ये देखा है कि बरमूडा ट्रायंगल को एक मिस्ट्री माना गया है। बरमूडा ट्रायंगल को तमाम लोगों ने एक सुपर नेचुरल कैलेमिटी में अपने में स्पेस दिया है। लेकिन कुछ लोगों ने अभी की जो लेटेस्ट रिसर्च की अगर मैं बात करूं, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में भी मैंने ये देखा है कि बरमूडा ट्रायंगल को उन्होंने सुपर नेचुरल नहीं, एक नेचुरल कैलेमिटी करार दिया है। लेकिन खैर, हम आते हैं और आपको बताते हैं नेचुरल कैलेमिटी या सुपर नेचुरल कैलेमिटी ये किस में है। और उस स्टोरी पे जाने से पहले हमेशा की तरह से हमारा आपसे आज फिर से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कर दें। और जी हाँ, आपका जो लाइक होता है वो एक मुझे ऊर्जा देता है। आपका लाइक हमारा उत्साहवर्धन करता है, तो लाइक ज़रूर करिए। और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हमारे वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, थैंक यू। मैं आप आगे चलते हैं कहानी पे। बरमूडा ट्रायंगल का एक्चुअली मैं पहली बार जो मेंशन किया था वो जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1498 में जब एक समुद्री यात्रा पे थे तो वो बरमूडा ट्रायंगल से गुजर रहे थे। बरमूडा ट्रायंगल आप सोच रहे होंगे ये कहाँ पे है। ये अटलांटिक ओशियन में ट्रायंगल की शेप में एक बहुत बड़ा एरिया, ये कहते हैं लगभग 3 लाख किलोमीटर का होगा। लेकिन कई और चीज़ें ये भी हैं कि बरमूडा ट्रायंगल अपनी शेप को और अपने एरिया को और अपनी उस जगह को बदलता भी रहता है। कभी ये कम हो जाता है, कभी और बढ़ जाता है। तो 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी यात्रा के दौरान जा रहे थे तो पहली बार उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि जब वो इस एरिया से निकल रहे थे तो उनका कंपास जो था वो काम करना बंद कर गया था। उन दिनों में जहाज़ पे कंपास होता था जो किसी डायरेक्शन को बताता था। आज के दौर में चेंजेज आए, कुछ और डेवलपमेंट हुए हैं, सैटेलाइट सिस्टम लग गए हैं, वो सैटेलाइट हमें डायरेक्शन को देते हैं। लेकिन कंपास था और वो कंपास जो था वो काम करना बंद कर गया था। जहाज़ हिलोरें खाने लगा था, डोलने लगा था, मौसम अचानक से बिगड़ गया था और अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी किताब में ये जिक्र किया था। हम आते हैं, कई सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। करीब करीब 500 साल से एक रहस्य बना हुआ है और वो रहस्य की गुत्थी अभी भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई है। तो बहुत घटनाएं हुई हैं। मैं कुछ मुख्य घटनाओं का यहाँ पे अपनी इस कहानी में जिक्र करूँगा। तो मेरी जो पहली घटना होगी वो घटना है 1942 में अगस्त में अमेरिकन नेवी का जो एक प्लेन था वो उधर से गुजरा। और उस प्लेन में जैसे ही वो इस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ान भर रहा था, अचानक से उसका रडार से सिस्टम टूट जाता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सिस्टम टूट जाता है, रडार से वो गायब हो जाता है यहाँ पे आते ही। और आज तक ना तो उस विमान का कभी कोई मलबा मिला, ना उसमें शामिल किसी भी आदमी की कोई डेड बॉडी मिली। उसके बाद एक दूसरा प्लेन निकलता है इस रेस्क्यू के लिए। लेकिन क्योंकि वो रेस्क्यू भी उसी एरिया में आता है, वो जानता है कि जब हमारा विमान जो था वो इस एरिया पे जाने के बाद कहीं गायब हो गया था। तो दूसरा जो विमान आता है, जो ये विमान भी अमेरिकन नेवी का था। अमेरिकन नेवी, जैसा कि आपको जानते होंगे, कि दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में शामिल है अमेरिका की नेवी। कई सारे बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था अमेरिकन नेवी ने। तो वही अमेरिकन नेवी एक दूसरा विमान फिर से रेस्क्यू के लिए आता है। लेकिन जिस जगह से वो विमान पहला वाला गायब होता है
वहीं पे आते हुए रहस्यमय तरीके से एक बार फिर अमेरिका का वो दूसरा विमान जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आया था वो गायब हो जाता है। अगली घटना का मैं जिक्र करूंगा दिसंबर 1942 में। वहाँ पे भी अमेरिकन नेवी का प्लेन जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल में एंटर होता है वो गायब हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही बात फिर से एक ऑपरेशन जो रेस्क्यू के लिए आता है दूसरा विमान, कि जो इस एरिया पे जाते हुए ये उनका रडार से गायब हो चुका था, तो उसी पे जब वो आते हैं तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन वाला विमान भी गायब हो जाता है अचानक। तो ये दो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। इसके बाद की और भी कुछ घटनाएं हुई थी। कुछ और लोगों ने भी जिक्र किया था। 1964 में विंसेंट गॉर्डन ने भी अपनी एक जो किताब पब्लिश करी थी उसमें भी उन्होंने इस बरमूडा ट्रायंगल के विषय में बताया था। लेकिन अब हम आते हैं कुछ दूसरे पहलू पे। ये तो एक घटना थी कि जो सुपर नेचुरल कैलेमिटी की तरफ इशारा करती थी। लेकिन आज कुछ रिसर्च जो हुई हैं उनके हवाले से अगर मैं बात करूं, हमारे पास कोई ऐसी बहुत बड़ी एजेंसी की कोई रिसर्च नहीं है। लेकिन हाँ, अमेरिकन एक जो साइंटिस्ट थे उनका नाम अमेरिकन नहीं, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट जॉर्ज कोजेलनिक, उन्होंने दावा किया था। ये मैं जो रिपोर्ट बोल रहा हूँ ये किसी एक मीडिया रिपोर्ट के बिहाफ पे मैं ये कह रहा हूँ, उस पर उन्होंने दिए इंटरव्यू या उसमें छपी एक रिपोर्ट उनके हवाले से, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट के हवाले से। उन्होंने ये बताया था कि दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, ये एक नेचुरल कैलेमिटी ही होती है। उसकी बड़ी वजह है कि हेक्साजोनल क्लाउड, जो आसमान में हेक्साजोनल क्लाउड्स होते हैं, ये हेक्साजोनल क्लाउड व्यूअर्स दरअसल ये 5 या 6 लेयर के जो बादल होते हैं उन बादलों के बीच से निकलना और वहाँ पे मौसम का एकदम अचानक से ख़राब हो जाने का मतलब होता है कि वो बादल जो होते हैं उन बादल में जब 6 अलग अलग लेयर्स में जो बादल होते हैं जिन्हें हम हेक्साजोनल क्लाउड कहते हैं, वहाँ पे हवाओं की गति जो थी, स्पीड होती है, वो बहुत तेज़ होती है। करीब 250 से 300 किलोमीटर तक की स्पीड होती है और उस स्पीड से गुजर के निकलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और वो हेक्साजोनल क्लाउड जो है वो ऐसा दिखा देते हैं, ऐसा दर्शाते हैं कि नहीं, यहाँ पे धुआं ही धुआं चारों तरफ है और उस धुएं से निकलना ज़रा मुश्किल होता है। दूसरी बात कहते हैं कि वो नीचे समुद्र की सतह से नीचे को ऊपर को जो तमाम तरह के ज्वालामुखी होते हैं वो ज्वालामुखी का फटना, तो जब ज्वालामुखी फटते हैं तो वहाँ पे पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और पानी की डेंसिटी जब कम होती है तो शिप जो है वो डूब जाता है। शिप का डूबना दरअसल पानी की डेंसिटी की वजह से होता है और वो डेंसिटी, उस डेंसिटी जो उसकी प्रेजेंट डेंसिटी होती है उसी के बिहाफ पे या उसी के लेवल पे या उसी स्तर पे जहाज़ को उड़ाने के लिए बनाया जाता है। अचानक डेंसिटी का कम हो जाना शिप का डूब जाना होता है। तो उन्होंने जो इशारा किए थे वो इन्हीं दो वजहों पे या इन दो प्राकृतिक आपदाएं हम कह सकते हैं उनकी वजह से करे थे और ये कहा था कि और कुछ भी नहीं है इसके सिवा वहाँ पे। हाँ, मैं एक और छोटी सी घटना का जिक्र करूँगा जो 1970 की है। 1970 में पायलट ब्रूस जर्मन अपनी पायलट वहाँ से अपने प्लेन को उड़ाते हुए सुरक्षित बाहर निकल के आते हैं। तो उन्होंने और इस बरमूडा ट्रायंगल की भयावह स्थिति का एक इंटरव्यू में जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि इस बरमूडा ट्रायंगल से जब भी हम निकलते हैं तो एक्चुअली यहाँ पे ये था उनका अपना अनुभव जो उन्होंने निकलने के बाद शेयर किया था कि हमारा जो प्लान था वो एकदम से स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सामने दिखना बंद हो जाता है, चारों तरफ धुआं ही धुआं बन जाता है, बादल हो जाते हैं बहुत तेज़ से, एकदम बिजली कड़कड़ाने लगती है, इस तरह की स्थिति बन जाती है। पायलट ब्रूस जर्मन कुछ समझ नहीं पाते कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उन्होंने, लेकिन हाँ, पायलट ने अपना आपा नहीं खोया था। वो जहाज़ पे बाकायदा अपना कंट्रोल बनाए रखे थे और वो निकल के जब जाते हैं तो जहाज़ पे अपना कंट्रोल पूरी तरह से बनाए रखते हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ था महज 3 मिनट के लिए और 3 मिनट के बाद जैसे ही वो बाहर को निकलते हैं तो ये बताते हैं कि इन 3 मिनट हमारे लिए बहुत, ये लग रहा था कई घंटों की बात हो गई, कई घंटों की जर्नी है, क्योंकि जब निकल के आए थे तो देखा था कि इन 3 मिनट में उनका जो जहाज़ था वो करीब करीब 150 किलोमीटर निकल गया था
आप समझिए ज़रा, 150 किलोमीटर 3 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 50 किलोमीटर की स्पीड से वो चल रहा था। हज़ारों किलोमीटर की रफ्तार अपने आप बढ़ गई थी उस जहाज़ की, उनके, सॉरी जहाज़ नहीं, मैं बार-बार गलती से जहाज़ बोल देता हूँ, उस हवाई जहाज़ की, उस प्लेन की। तो स्पीड 150 किलोमीटर 3 मिनट में तैर कर रहा था, तो स्पीड में इतना मल्टीपल लेवल का एकदम से स्पीड इंक्रीज होती है। तो ये तो था एक नेचुरल कैलेमिटी की तरफ इशारा करने वाला, नेचुरल नहीं, दरअसल सुपर नेचुरल। मैं भी बार बार यही मानता हूँ कि ये सुपर नेचुरल है। जब तक कि इसका हमारे पास इस दुनिया में कोई सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा, तो ये एक सुपर नेचुरल एलिमेंट ही कहा जाएगा, या सुपर नेचुरल कैलेमिटी ही बोली जाएगी। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।